हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रीतम्स क्लासेस। तो फिर से हम आ चुके हैं क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दूसरे टॉपिक के साथ, जो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इसको लेके हम आगे बढ़े इससे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि फ्रांस में मिडिल क्लास की एक सेक्शन बाहर निकली थी, थर्ड एस्टेट्स, और इस सेक्शन में बिजनेसमैन के साथ साथ सभी एजुकेटेड लोग भरे हुए थे। इन लोगों के अनुसार कि सरकार ने जो वहां के नोबिलिटी और क्लर्जी को प्रिविलेज देकर रखी थी बाय बर्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये लोगों ने इस आइडियाज को फ्रांस में छोटे छोटे जगहों तक कॉमन लोगों के बीच में स्प्रेड कर दिया। न्यूज़पेपर की सहायता से, मैगजीन की सहायता से, ओरल स्टोरी बनाकर इसे हर लोगों तक पहुंचा दिया गया। अब इसे जानने के बाद वहां की कॉमन लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए कि भाई सबसे पहले तुम जो क्लर्जी और नोबिलिटी को देकर रखे हो, बपौती बनाकर रखे हुए हो, जो इस तरीके के प्रिविलेज देकर रखे हो कि तुम जन्म लो और जन्म लेते लेते यहाँ के दही का ऊपर का जो छाली होता है उसे खा लो, तो इस तरीके से अब नहीं चलेगा। तो अब सवाल आता है कि सरकार एक तरफ टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ कॉमन लोग अब प्रिविलेज हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप भी बोलेंगे कि सर क्या हुआ, सरकार ने टैक्स बढ़ाई या कॉमन लोगों ने प्रिविलेज हटाने के लिए जो जिद रखी थी वो पूरा हुआ? तो इसके लिए मैंने कहा कि हमें दूसरे टॉपिक के साथ चलना होगा, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ये टॉपिक ही समझा रहा है कि यहां से क्रांति छिड़ गई। मतलब ये है कि सरकार ने वहां के लोगों की जो बात थी प्रिविलेज हटाने की, उससे इनकार कर दिया। तो हम समझेंगे कि कैसे इनकार कर दिया, क्या प्रोसेस रहा, तो इसे डिटेल से जाने। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन जो टॉपिक है, इसमें रेवोल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी अगर एक्शन सरकार के खिलाफ कुछ लोगों की ग्रुपिंग के द्वारा मिलकर लिया जाए, वो भी वायलेंट मेथड से, वह रेवोल्यूशन कहलाता है। तुम बोल सकते हो कि रेवोल्यूशन इज एन एक्शन टेकन बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल especially through a violent method, तो वो कहलाएगा रेवोल्यूशन। अब हम जानेंगे कि वहां की जो सरकार थी, लुई 16 के पहले की भी जो गवर्नमेंट रही है, उन्होंने 1614 में एक बार टैक्स बढ़ाई थी। टैक्स बढ़ाने के जो नियम थे वो ये थे कि राजा सबसे पहले जो तीनों ई स्टेट था, ई स्टेट एक पॉलिटिकल बॉडी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस ई स्टेट से उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके लीडर्स को बुलाता था मीटिंग में, और उन लोगों के बीच में इस टैक्स प्रपोजल को देकर पास करवा लिया जाता था। हालांकि ये राजा अकेले नहीं कर सकता था, मीटिंग के बिना टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन सरकार मीटिंग बुलाए ये उसके अधिकार में था। तो इस तरीके से 1614 में एक बार टैक्स बढ़ाए जा चुके थे। फिर से 5 में 1789 को याद रख लेना है, फिर से 5 में 1789 को लुई 16 एज यूजुअल परंपरागत ढंग से फिर से मीटिंग बुलाते हैं, और ये मीटिंग बुलाया जाता है जो पहले से जब वर्सलिस था उसमें, और ये मीटिंग बुलाए जाते हैं तीनों ई स्टेट के लीडर्स की। इस बार थर्ड ई स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेल प्रोस्पेरियस बिजनेसमैन और एजुकेटेड क्लास के लोग आए थे। आप ये भी बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट ने अपने 300 लीडर्स भेजे थे, रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, जबकि थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। एक लाइन और याद रखना चाहिए आपको कि जो इसमें कॉमन पीपल थे, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, इन लोगों को एंट्री लेने से मना कर दिया गया था वहां। तो इन लोगों ने अपनी जो ग्रीवेंसेस थी, जो भी तकलीफ था, दुख था, उसे लेटर में लिखकर जो एजुकेटेड क्लासेस के लोग थर्ड स्टेट के तरफ से आए थे, उन लोगों के हाथ से इन्होंने भिजवाया था, जिस लेटर की संख्या
40,000 थी और वह लेटर ग्रीवेंसेज लेटर थी जो वहां कॉमन लोगों को तकलीफ था। सबसे बड़ी बात, एक चीज जो आपको जाननी चाहिए, उस मीटिंग हॉल में 600 चेयर लगे हुए थे। मतलब अगर ये राजा का सिंहासन है तो इसके सामने 300 इस साइड में और 300 इस साइड में चेयर लगे हुए थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इस पे बैठेगा कौन? तो इस पे बैठे फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट वाले के लोग, मतलब इनके जो प्रिविलेज जिनको मिला हुआ था, कलर्जी और नोबिलिटी। अब बोले सर हमारे जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड एस्टेट से, वो कहां बैठेंगे? मैंने बोला बेटा उनका नसीब ऐसा नहीं था, क्योंकि वो थर्ड एस्टेट वाले थे, वो मेहनत करते थे। अब जो लोग मेहनत करता है उन्हें राजा के जैसा नसीब नहीं होता। तो उन लोगों को राजा ने इन 300 जो लोग बैठे हुए थे इनके पीछे खड़े होने के लिए बोला कि आप लोग पीछे खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से वहां टैक्स के लिए लुई 16 ने बुलाया और सीटिंग अरेंजमेंट करी। अब बारी आती है यहां वोटिंग करने की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लुई 16 ने अपने पापा, उनके पापा मतलब दादा के परंपरागत जिस ढंग से यहां वोटिंग हो रहे थे उसको ही उन्होंने कंटिन्यू करना चाहा। अब वोटिंग हो कैसे रहे थे? तो पहले के जो नियम थे या अभी भी लुई 16 जिस तरीके से वोटिंग कराना चाहता था टैक्स बढ़ाने के लिए, वो ये था कि एक ई स्टेट से सिर्फ एक ही वोट दिए जाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर से हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए थे, सेकेंड स्टेट से 300 लोग आए थे, थर्ड स्टेट से 600 लोग आए थे। तो यहां के राजा का जो नियम था वोटिंग कराने का वो ये था कि भाई 300 आए या 3000 आए किसी भी ई स्टेट से, उनका सिर्फ एक वोट काउंट होगा। तो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट मिला के सिर्फ 2 वोट काउंट होते और थर्ड स्टेट सिर्फ 1 वोट काउंट होते, क्योंकि 300 या 600 या 6000 किसी भी तरीके से लोग आए, ये सिस्टम वहां का चल रहा था। बट दिस टाइम क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल फिलोसफर लोगों ने हमारे लोगों की माइंड वॉश कर दी थी, रियलिटी बता दी थी, इसलिए इस बार लोगों ने कहा, हमारे जो बिजनेसमैन और एजुकेटेड क्लास के लोगों ने, कि नहीं भाई, जो हमारे रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बताया गया था, जिस तरीके से हम लोगों को समझाया गया है कि उसी तरीके से इस बार आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे इस बार वोटिंग कराने होंगे। थर्ड स्टेट वालों ने डिमांड रखी वहां के लुई 16 से, और लुई 16 ने कहा कि जी नहीं, वोटिंग वैसा ही होगा जो आज तक होते आ रहा है। मतलब एक ई स्टेट से एक ही वोट काउंट किए जाएंगे। और आपको तो पता है सिर्फ टैक्स देना किसको था? थर्ड स्टेट वाले को, और फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वाले भी वोट करेंगे। मतलब इनको टैक्स तो देना है नहीं, तो फर्स्ट स्टेट वाले का मान लो 1 वोट, सेकेंड स्टेट वालों का 1 वोट और थर्ड स्टेट वालों का 1 वोट। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले थे ये लोग तो वोटिंग करते कि भाई टैक्स बढ़ा लो, क्योंकि इनको देना तो था नहीं, और थर्ड स्टेट वाले सिर्फ एक ही वोटिंग कर पाते सबके बिहाफ में। तो ये अगर बोलते कि नहीं बढ़ेगा, फिर भी इनकी बात को कोई अनसुनी कर देता, है ना। तो इन लोगों ने डिमांड रखा कि नहीं, ये जो होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल पे होना चाहिए। तो इसे लुई 16 ने रिजेक्ट कर दिया। जी हां, इस बात को लुई 16 मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण से हमारे थर्ड स्टेट वाले लोग वहां से वॉकआउट कर गए। मतलब उस असेंबली को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को स्पोक्समैन फॉर द फ्रेंच नेशन का दर्जा दिया। हालांकि ये लोग, इन लोगों का मानना यह था कि अब फ्रांस में जो भी हो सकता था इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता था। 5 मई 1789 को ये लोग वहां से वॉकआउट किए थे। उसके बाद 20 जून, याद रख लेना है, 20 जून को फिर से वर्सलिज में ही टेनिस ग्राउंड था, वहां ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर करते हैं नेशनल असेंबली। और ये लोग वहां कसम खाते हैं कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर दें, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके यहाँ के राजा के पावर को लिमिट में ना ला दें, सीमित ना कर दें, राजा के हाथ में बेड़ियां ना लगा दें,
बेरियां लगाने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए अनुसार ही उस राजा को राज करना होगा, अपना मनमानी वो नहीं कर सकता है। तो जब तक हम लोग ऐसे ना कर दें तब तक यहां से नहीं जाएंगे। इस मीटिंग को लीड किया जा रहा था दो व्यक्ति के द्वारा, आप याद रख लीजिएगा। एक थे मीराबाई एंड दूसरा अब्बी सैयद। मीराबाई की बात करेंगे तो ये एक नोबेल फैमिली में जन्म लिया हुआ व्यक्ति था, नोबेलिटी ग्रुप में। जी हां, मतलब नोबेलिटी जो सरकार के प्रिविलेज के अंतर्गत आती थी। ये लड़का, ये व्यक्ति वहां से निकल के और इस कॉमन लोगों को सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका भी मानना सही था कि जो भी वहां प्रिविलेज मिले हुए हैं वहां के लोगों को, वो बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। यही नहीं, अब्बी सैयद की बात करोगे तो यह एक प्रीस्ट था, पुजारी था, और इनका मानना यह था, इन्होंने जो थर्ड स्टेट है उस पर एक बड़ी सी किताब, पंपलेट तैयार कर दी थी कि आखिर थर्ड स्टेट होता क्या है। एक साइड तो इधर नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था, दूसरे साइड वहां के गांवों में, कंट्री साइड एरिया में एक अलग तरीके का प्रॉब्लम चल रहा था। सेवरल विंटर का होने के कारण से, काफी ठंड होने के कारण से प्राइस, ये जो आपके फसल है वो कम हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण से वहां के जो शॉप वाले लोग थे, बेकरी शॉप वाले, उन्होंने ब्रेड के प्राइसेस को बढ़ा दिया था। इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहा। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद वहां की औरतों को सामान नहीं मिल पाता था, काफी ज्यादा रेट लिए जाते थे, इसलिए गुस्साए औरतों ने उस बेकरी शॉप वालों पे अटैक किया। सेम टाइम राजा ने ट्रूप्स को पेरिस सिटी में जाने का आदेश दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर राजा के जो पावर का प्रतीक था बास्टिल प्रिजन, उसे तोड़ दिया उन लोगों ने। एक अफवाह गांव में और भी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी और वह अफवाह ये थी कि वहां के जागीरों के मालिकों ने, मतलब जो लैंड लॉर्ड थे, उन लोगों ने भारे पे लुटेरे को बुलाया। वो इसलिए बुलाया है ताकि पके हुए फसल को बर्बाद कर दिया जाए। इस बात को सुनकर आक्रोश में आकर वहां के किसानों ने बहुत सारे गांव में बने हुए किले को तोड़ दिया। तोड़ने के लिए उनके हाथ में जो अपना काम करने वाला हथियार जैसे कुदाल, बेलचा वगैरह था, उसका इस्तेमाल किया। उसमें रखे हुए अन्न को लूट लिया। यही नहीं, वहां जो लगान से संबंधित दस्तावेज मिले, पेपर मिले, उन्हें जला दिया इन लोगों ने। इसे देखकर बहुत सारे जो कलर्जी और नोबेलिटी के लोग, खास करके नोबेल कैटेगरी के लोग जो इस चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, जो लैंड लॉर्ड के तौर पे काम कर रहे थे, इन लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया, उस देश को छोड़ दिया और अपना जान बचाने के लिए नेबरिंग कंट्रीज में जाकर शिफ्ट हो गए। यहाँ के कंडीशन को देखकर वहां के राजा के पास इस लोगों की बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वहां के राजा ने इन लोगों के जो नेशनल असेंबली था, ये जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो, इन्हें अनुमति दे दी कि आप जो लोग कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे मैं तैयार हूं। 4 अगस्त 1789 को एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया और वहां के जो लोग थे, कलर्जी और नोबिलिटी, उनके पावर को खत्म कर दिया गया, उनके प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया और टाइथ करके जो टैक्सेस लोग चर्च पावर को देते थे, ये टैक्सेस भी अब खत्म हो गए। यही नहीं, अब यहाँ के लोग ये सब खत्म करने के बाद जो संपत्ति वापस रिकवर हुआ इन लोगों से, कलर्जी और नोबिलिटी से, उसकी अगर हम वैल्यू लगाने की कोशिश करें तो लगभग 2 बिलियन लेवरेज था। जी हाँ, उतना ही पैसे की संपत्ति रिकवर हो गई जितने पैसे कर्ज थे इस सरकार पे। अगर सरकार समझदारी से काम लिया होता तो शायद ये कर्ज बहुत पहले खत्म हो गए होते और यहाँ के लोग इस तरह से मजबूर नहीं होते और ये रेवोल्यूशन की बात नहीं आती। तो अब सरकार के पास जो रिकवर हुआ, इससे सरकार अपने कर्ज को आसानी से खत्म कर सकता था। मतलब सरकार टैक्स ना भी बढ़ाए तो देश को आसानी से चलाई जा सकती थी। फाइनली 2.1 इसे कंटिन्यू करेंगे हम। फ्रांस बिकेम्स
अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जी हाँ, अभी मैंने कहा कि सरकार मजबूर था, लुई 16 मजबूर था उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब कंप्लीट हुआ? लुई 16 ने इसे एक्सेप्ट करने के लिए तो मजबूर था ही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन कुछ और जानेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया किस किस तरीके से लुई 16 के हाथ में बेरिया डाल दी। तो फाइनली नेशनल असेंबली ने जो कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वो था 1791 में, मतलब 1791 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का यह था कि सरकार के पावर को लिमिट किया जा सके, मोनार्क के पावर को लिमिट किया जा सके, लुई 16 के पावर को लिमिट किया जा सके। हालांकि कैसे? तो ये पहले सरकार राजा के हाथ में सिर्फ पावर होता था, अब इस पावर को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बांट दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इसे बांट दिया जाए ताकि सरकार सिंगल अपने हाथ से कोई भी डिसीजन, अपने मन से कोई भी डिसीजन ना ले पाए। एक बॉक्स दिया है और यहां बोला है, इस बॉक्स को समझने के लिए आपकी बुक में है पेज नंबर 10, इस बॉक्स को आप पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में एप्लीकेबल बनाया गया, ये टोटल पावर कानून बनाने का वहां के नेशनल असेंबली के हाथों में सौंप दिया। अब नेशनल असेंबली के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? तो नेशनल असेंबली में जो भी मेंबर चुने जाएंगे वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे। अब रहा बात कि इलेक्टर्स कौन हो सकता है, सर कौन कौन वोट दे सकता है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वहां लोगों को दो भागों में बांटा गया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। और सिर्फ एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकते थे नेशनल असेंबली चुनने के लिए। एक्टिव सिटीजन वह होते थे जिनकी आयु कम से कम 25 साल हो, सिर्फ मेल हो, सिर्फ मर्द हो और उनकी इनकम इतनी हो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो सरकार को टैक्स देते हो। तो सिर्फ इन्हीं लोगों के पास ये पावर था कि वहां के राजा को, वहां के नेशनल असेंबली को चुन सकते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में पास हुआ, वो पावर नेशनल असेंबली को दिया था कि वे लोग कानून बना सकते थे। इनके अलावा जो लोग भी 25 साल से कम थे, जो लोग भी लेडीज थे, जो लोग भी 25 से ज्यादा थे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, अगर उनकी क्षमता 3 दिन के टैक्स देने की बराबर नहीं थी तो ये सभी लोग पैसिव सिटीजन में आते थे। फाइनली तुम कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोगों को प्रत्येक राइट्स दे दिया जो एक बाय बर्थ मिलनी चाहिए, जिसे तुम नेचुरल और राइट्स कह सकते हो, जैसे कि राइट ऑफ मैन इन सिटीजन, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे पहली बात कि वहां के राजा को यह जिम्मेदारी दी गई कि दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले अपने लोगों के नेचुरल राइट्स का आप प्रोटेक्शन कीजिए।